सीरियस कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो हमारे पास ऑप्शंस ही नहीं रहेंगी उनको ट्रीट करने के लिए, और उसका कसूरवार हम सब होंगे बिकॉज अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर इब्राहिम, आई एम अ कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन। ड्रग्स की वो कैटेगरी जो सबसे ज्यादा मिसयूज्ड की जाती है, जिसका हर गली मोहल्ले में हर जगह पे बेजा और इतना रुझान है कि हर बंदा खुद ही जाके फार्मेसी से लेता है, मैं जिस पे बात करने वाला है और कैटेगरी है एंटीबायोटिक्स। आज इसके मैं बात करूंगा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल स्पेशली पीडियाट्रिक एज ग्रुप में, यानी कि बच्चों में क्यों इतना ज्यादा कॉमन किया जाता है, इसकी क्या वजूहात हैं, क्यों इसका कॉमन इस तरह इस्तेमाल है, और थर्ड इसका इम्पैक्ट जो है वो उसके मैं बताऊंगा कि आने वाली जनरेशन्स पे हम इसका क्या इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं, और अभी रिसेंटली कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो कि हाईली फैटल हो चुकी हैं, जिनको ट्रीट करना मुश्किल हो गया है, और सब उसमें से कुछ उसमें मोर्टेलिटीज भी हो रही हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में एंटीबायोटिक्स का अगर 3-4 डेकेड्स बैक पीछे जाएं तो उसका रुझान इस तरह था कि कोई भी बीमारी थी, कोई क्वैकरी इतनी आम हो गई थी, कोई डॉक्टर के पास क्लिनिक पे जाते थे, कुछ डॉक्टर्स काम थे तो कंपाउंडर्स तो ये जो भी क्वैक्स थे वो इस तरह करते थे कि फार्मूला एक्सी का एक एंटीबायोटिक पैरास्टामोल और एक दो एंटीस्टामिन्स का अमलगम बना के लोगों को बेचना शुरू किया कर दिया। और हमारे यहाँ ज्यादातर ओपीडी हमारी या डायरिया होता है या खांसी बुखार होता है, तो वो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, मोस्ट ऑफ टाइम वो खुद ठीक हो जाते हैं। तो लोगों ने इस रुझान को देखा कि इससे तो ठीक हो रही है अवाम, वो उन्होंने इसकी साइंटिफिक रीजंस को देखते बगैर अनड्यू एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया। तो हमारी अब ये एक नसूर की तरह फैल चुका है कि हमारे जो गांव में चले जाएंगे वहां भी माँ जानती है डॉक्टर साहब सूखा शरबत नहीं तो देता, कहीं भी चले जाएंगे शहर वाले होगा कि पाउडर वाला शरबत तो आपने नहीं दिया। रीजन ये है कि माओ का पता है कि जनाब वो जो पाउडर वाला या रेशे वाला जो शरबत है वो देंगे तो मेरा बच्चा ठीक होगा। तो इसमें फीडिंग की गई ओवर द एक कभी भी कोई चीज आती है माशरे में वो 1 या 2 दिन में नहीं आती, उसको डेकेड्स लगती है। तो ये पिछले डेकेड्स में इस तरह फीडिंग की गई थी एंटीबायोटिक्स पे इतनी ज्यादा जो आम किया। अब उसका जो इम्पैक्ट है वो मैं पे आपको बताऊंगा कि उसका इम्पैक्ट अब क्या हो रहा है। अब कॉमन जो एक आपको सिनेरियो पेश करता हूँ, आपके गोशगुजार होता हूँ। एक सिनेरियो है, एक बच्चा 4-5 साल का मेरे पास आता है, वो कहते हैं डॉक्टर साहब बच्चे को नज़ला जुकाम हुआ है, बुखार है। एग्जामिन किया मैंने, फर्ज करें मैंने थ्रोट को एग्जामिन किया और उसके बाद मैंने सारा चेक किया, कोई टॉक्सिसिटी का साइन नहीं मिला, हाइग्रेड फीवर नहीं है बच्चे को, और सपोज बच्चे को 100 के करीब बुखार है। तो उसमें मैंने डिसाइड किया कि बच्चे को एक वायरल इन्फेक्शन है, उसकी वजह से बच्चे को फ्लू नज़ला जुकाम हुआ है, तो ये चंद दिनों में ठीक हो जाएगा, आपकी कुछ पैरास्टामोल है, एंटीहिस्टामिन है, ये लें बच्चा ठीक हो जाएगा। अब दो इसमें आती हैं कि एंटीबायोटिक बीच में कहां से आई। पहली जो सबसे जो कॉमन प्रैक्टिस में आती है, जो कि हमारे रूरल एरियाज में या जो हमारा जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लिविंग इन रूरल एरिया, बिकॉज मैं खुद पेरिफेरल एरिया पंजाब मैंने काम किया, होता यही है कि आप जब दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं तो पब्लिक सेक्टर में भी आप जब होते हैं तो लोग डिमांड करते हैं कि डॉक्टर साहब तुसी पाउडर वाला शरबत या सूखा शरबत देता नहीं। ये मतलब इट्स अ वेरी कॉमन टर्म, इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ बिकॉज मैं बारहा ये सुनता हूँ। तो जब उसको बताते हैं कि इसकी जरूरत नहीं, वो कहते हैं हमारा बच्चा ठीक ही उसी से होता है। एक ये सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो होता है मेल प्रैक्टिस, कि आपका कई बार जो डॉक्टर्स होते हैं जल्दी की वजह से या क्विकली असेस नहीं कर पाते या क्वैक्स के पास जाते हैं तो वो सीधा एक शॉट लगाते हैं एंटीबायोटिक्स का और साथ में 1-2 लगाते हैं स्टीरॉइड का लगाते हैं, तो बच्चा थोड़ी देर बाद ठीक हो जाता है। उनको लगता है कि वाह, क्योंकि आपको एक स्टीरॉइड का शॉट लगता है तो उसका इम्पैक्ट 24 to 36 आवर्स तक रहता है। आपकी हाफ लाइफ चेक कर लें, जो कॉमनली यूज किया जाता है स्टीरॉइड, उसका एटलीस्ट 24 आवर तो उसका हाफ लाइफ है उसकी। तो जब वो बॉडी में रहेगा उतनी देर बच्चे ने सुकून में रहना है। मीनवाइल जो वायरल इलनेस है वो कम होना शुरू होती है, साथ में आप जो एंटीबायोटिक भी ऐड किए तो बच्चा ठीक हो जाता है। अब हमें क्या इतनी प्रॉब्लम होती है, हम क्यों ऐसा क्यों नहीं, हम इस पे अवेयरनेस के लिए क्यों बोलना चाहते हैं कि ऐसा हम क्यों नहीं करते। बिकॉज जो स्टीरॉइड दिया जाता है वो भी उसका, क्योंकि आज का टॉपिक नहीं मैं उस पर तो बात नहीं करूंगा अभी, जो एंटीबायोटिक दी जाती है उसके तो एक तो आपके पैसे का ज़ाया, नंबर 1 जो एक्यूट प्रॉब्लम है उसी टाइम प्रॉब्लम है। सेकंड है हम आने वाली नस्लों के लिए क्या छोड़ रहे हैं, आने वाली जो जनरेशंस हैं उनको कॉमन इलनेसेस है, खुदा ना खास्ता जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस हैं, कोई भी बच्चे को सीरियस कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो हमारे पास ऑप्शंस ही नहीं रहेंगी उनको ट्रीट करने के लिए, और उसका कसूरवार हम सब होंगे। बिकॉज एक माशरे में हम एक डॉक्टर्स हैं, आम पब्लिक है, मिल के माशरे में जो ट्रेंड सेट कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट आने वाली जनरेशंस पे होगा। तो इट्स वेरी पेनफुल थिंग। मैं इस पे अक्सर कहता हूँ कि एंटीबायोटिक्स का बेजा, हाँ अगर एंटीबायोटिक्स की इंडिकेशंस हैं वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं, बिकॉज दे नो, उनकी प्रैक्टिस है, वो उन्होंने स्टडी किया होता है। अब इसमें आई कांट टीच यू, ये एक फिजिशियन है वो डिसाइड करता है। तो आपका जो
बीइंग पब्लिक आपका जो राइट है और आपकी ड्यूटी है, आपने पूछना है कि क्या डॉक्टर साहब जो मेरे बच्चों को एंटीबायोटिक आपने प्रेस्क्राइब किया, क्या वो उसका रैशनल क्या वो जरूरी है कि नहीं। और दूसरा क्वेश्चन आपने पूछना है कितने दिन के लिए इस्तेमाल करनी है। तीसरा आपने उसकी डोज लास्ट में उस पर रिकन्फर्म करें, बिकॉज इन्हीं पे मैं आता हूँ कि जो इसका इम्पैक्ट पिछले सालों में हुआ है, एंटीबायोटिक्स का बेजा इस्तेमाल, एक दिन ले ली 2 दिन ले ली, उसकी जो रेजिस्टेंस है उसका इम्पैक्ट अब ये आ रहा है कि जो उसकी जो एंटीबायोटिक्स की जो रेजिस्टेंस है, अब इसको आम जुबान में मैं इसको कहूंगा कि दवाई का जो असर है वो अब खत्म हो गया है। आम जो जरासीम थे जो पहले एंटीबायोटिक से ठीक हो जाते थे, अब वो ठीक नहीं होते, अब वो दवाइयां लेते हैं फर्क नहीं पड़ता। उसकी रीजन ये है कि अब रेजिस्टेंस डेवलप कर गई है। एक सबसे कॉमन मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, हमारे यहाँ एंटेरिक फीवर है। एंटेरिक फीवर यानी कि टाइफाइड बुखार। मेरे साथ जितने पीडियाट्रिशियंस है वो अग्री करेंगे कि इट हैज बिकम एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू ट्रीट एंटेरिक फीवर जस्ट बिकॉज ऑफ एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस। ट्यूबरक्लोसिस की बात करें, टीबी की, तो वो भी आपकी जनाब एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस आज चल रहा है। आपकी जो कॉमन 4 ड्रग्स थी वो पहले असर करती थी, अब नहीं कर रही। तो रेजिस्टेंस होने की कॉमन 3 जो वजूहत है मैं आपको आपको आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। तो नंबर 1 रीजन है वो है आपकी अनड्यू और वायरल इलनेस में आपकी प्रेस्क्रिप्शन, आप जो या तो डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन जो कि बहुत कम होती है, 99% केसेस में आपको मैं सही बता रहा हूँ, मेडिकल स्टोर में लोग जाते हैं, वहां से वो लेते हैं दवाई। जो सेकंड सबसे बड़ी रीजन है वो अंडर डोजिंग है। होता यह है कि पिछली बार बच्चे को गला खराब हुआ, जुकाम हुआ, डॉक्टर साहब के पास लेके डॉक्टर साहब ने एंटीबायोटिक दी, या हो सकता है उसको ड्यू दी उन्होंने, माँ ने वो दी, बच्चा ठीक हो गया। नेक्स्ट टाइम माँ कहेगी कि मैंने डॉक्टर के पास क्यों जाना है, मैं वही दवाई लेती हूँ। तो उसमें थोड़ा बहुत डोज को देखती नहीं, वो 1-2 चम्मच के हिसाब से पिला देती हैं। तो कई बार ओवरडोज करती हैं और मोस्ट ऑफ टाइम अंडर डोजिंग होती है। तो अंडर डोजिंग का इम्पैक्ट भी होता है कि रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, बिकॉज वो एंटीबायोटिक जो अंडर डोज में जाती है वो जरासीम को मारने की बजाय उसको फीड करती है, उसको और रेजिस्टेंस बढ़ाती है। तो थर्ड चीज है रेजिस्टेंस के लिए वो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट है। यानी कि आपको कहा जाता है कि आपने 5 दिन, 7 दिन, 14 दिन, जितने दिन भी आपको एक बताया जाता है कि ये कोर्स पूरा करना है, तो आप करते क्या है कि आप 3 दिन लेके 2 दिन में जब ठीक होता है छोड़ देते हैं। तो दीज आर द 3 फैक्टर्स, ये 3 चीजें हैं जो एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस में बहुत ज्यादा अपना असर रखती हैं। तो एंड पे मैं आपसे ये सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने वायरल इलनेस को वायरल रहने दे, डोंट मेक एंटीबायोटिक्स वायरल। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।